बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर स्टार्टिंग सेकेंड पार्ट ऑफ गायनिकोलॉजी पास पेपर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग स्टार्ट करें। यहाँ पे हमने छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 9 इज़ दैट इज़ 32 ईयर ओल्ड फीमेल हमारे पास आई है। ट्विंस हुए थे उसके 2 साल पहले। रेफर टू वुमेन हेल्थ स्पेशलिस्ट फिजिकल थेरेपिस्ट के पास आई है। वुमेन हेल्थ स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास आई है और डायग्नोज हुआ है उसका पेल्विक पेन और यूट्राइन प्रोलैप्स ना। तो क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दोगे यूट्राइन प्रोलैप्स और पेल्विक पेन के लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट हो? तो इंटरवेंशंस फॉर पेल्विक फ्लोर इम्पेयरमेंट्स में हमारे पास सबसे पहले विजुअल एड्स में क्या है? विजुअल एड्स एसेंशियल होते हैं क्रिटिकल टीचिंग पेशेंट्स अबाउट पेल्विक फ्लोर फंक्शन। उसको बताते हो कि जनाब देखो पेल्विक फ्लोर का ये काम होता है। तो आपने पेशेंट को टीच किया, फिर एम्फोसाइज किया कि जनाब जो स्लिंग हैमॉक फाइबर्स एंड द फिगर 8 ओरिएंटेशंस ऑफ मस्कुलेचर रेपरा उस पर एम्फोसाइज किया। जो हमारे फाइबर्स की और मसल्स की जो अरेंजमेंट है उसके बारे में बात की। हेल्प द पेशेंट विजुअलाइज द फाइबर्स दैट रन इंटीरियर पोस्टीरियर टू क्रिएट लिफ्टिंग मोशन टुवर्ड द हार्ट एज वेल एज सर्कमफ्रेंशियल फाइबर्स। अल्लाह ये सेट क्यों नहीं होगा? ओके हमने उसको क्या दी? विजुअल एड दे दी। जनाब हमने बताया तुम्हारे फाइबर्स और मसल्स इस तरह से हैं बड़े और विजुलाइज कर रहा है उन फाइबर्स को जो आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं और लिफ्टिंग मोशन टुवर्ड द हार्ट बनाते हैं। और सर्कमफ्रेंशियल फाइबर्स बताए, एंटीरियर पोस्टीरियर बताए, सर्कमफ्रेंशियल बताए। सर्कमफ्रेंशियल क्या करते हैं? पकड़ इफेक्ट, ड्रॉ स्ट्रिंग इफेक्ट देते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन की न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन के अंदर हमारे पास आता है सिग्निफिकेंट डिसयूज एंड प्रोप्रियोसेप्टिव डेफिसिट्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर मसल्स के बारे में उसको न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन की, क्योंकि वुमेन को हो सकता है सिग्निफिकेंट डिसयूज़ की वजह से और प्रोप्रियोसेप्टिव डेफिसिट की वजह से। उसके अलावा इंटरनल टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट एंड और ट्रीटमेंट फॉर ऑप्टिमल पेशेंट आउटकम्स, मैनुअल स्ट्रेच फैसिलिटेशन जैसे कि PNF टेक्निक, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक टू द लिवेटर एंड आई कैन बी वेरी इफेक्टिव ऑप्शन। तीसरा हमारे पास इनिशियली एम्फसाइज ऑन आइसोलेटेड कंट्रैक्शंस ऑफ द पेल्विक फ्लोर इज नीडेड बिकॉज मैनी पेशेंट्स जो होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं एक्सेसिव एसेसरी मसल रिक्रूटमेंट सच एज ग्लूटियल और हिप एडेक्टर्स और एब्डोमिनल्स वगैरह। वंस कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाती है तो पेशेंट प्रोग्रेस करता है टू इंटीग्रेशन ऑफ पेल्विक फ्लोर एक्टिविटी एरियल्स के साथ, लंबर स्टेबलाइजेशन और अदर फंक्शनल एक्सरसाइजेज के साथ। फिर हमारे पास आता है एक्सरसाइजेज और बायोफीडबैक। जो यूज़ होता है एक्सरसाइज और बायोफीडबैक का, उसके अंदर हम SEMG करते हैं, सरफेस इलेक्ट्रोमायोग्राफी करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स। तो हमने सरफेस EMG यूज़ किया है ताकि पेल्विक फ्लोर के डिसफंक्शन को इस फीमेल पॉपुलेशन के अंदर ठीक कर सकें। अब ये जो हमारे पास सरफेस इलेक्ट्रोमायोग्राफी अलाउ करता है फॉर इमीडिएट विजुअल एंड ऑडिटरी फीडबैक देता है टू द पेशेंट, एनहांसिंग मोटर लर्निंग एंड प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रीटमेंट्स। फिर हम मैनुअल ट्रीटमेंट और मोडालिटीज़ की तरफ जाएंगे। मैनुअल ट्रीटमेंट और मोडालिटीज़ इंक्लूड करती हैं इंट्रावेजाइनल और इंटररेक्टल टेक्निक्स। ऑल्सो ये प्ले करते हैं रोल इन ट्रीटमेंट ऑफ पेल्विक फ्लोर सिम्टम्स, पर्टिकुलरली पेल्विक पेन सिंड्रोम्स। एडवांस ट्रेनिंग करवाएंगे जो कि एक्सपर्टीज़ विद इंटरनल टेक्निक्स यूज़ होती हैं जिसमें। तो इसमें बेसिकली हमारे पास क्या है, डायग्नोज हुआ है और उससे पूछा जा रहा है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या यूज़ करोगे। तो ये चैप्टर 23 बेसिकली यहाँ मेंशन किया हुआ है कि उधर से लिया इस थेरा की बुक का। तो वहाँ से इसने उठाया है इंटरवेंशंस फॉर पेल्विक फ्लोर इम्पेयरमेंट्स, जिसमें 4 इंटरवेंशंस हैं। सबसे पहले विजुअल एड है, हमने बताना है कि तुम्हारा ये है और किस हद तक है और कैसे बताना है वो। और फिर विजुअल एड्स में के बाद न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन, फिर एक्सरसाइज एंड बायोफीडबैक, फिर मैनुअल ट्रीटमेंट और मोडेलिटीज़ यूज़ करेंगे। तो विजुअल एड्स में हमने पेल्विक फ्लोर मसल फंक्शन के बारे में बताया, अरेंजमेंट्स, फाइबर्स के अरेंजमेंट, मसल की अरेंजमेंट बताई, एंटीरियर पोस्टीरियर मसल, सर्कमफ्रेंशियल मसल्स, एंटीरियर पोस्टीरियर का काम लिफ्टिंग, सर्कमफ्रेंशियल का ड्रॉ स्ट्रिंग पकड़ होता है। न्यूरोमस्कुलर बताया क्योंकि वो कब से डिसयूज़ की वजह से और प्रोप्रियोसेप्टिव डेफिसिट की वजह से उसको ये मसले आ रहे हैं। तो हम इंटरनल टेक्निक्स असेस करेंगे। PNF टेक्निक यूज़ करके एलिवेटर NI के ऊपर हम उसको पेल्विक फ्लोर को चेक करेंगे और बाकी हिप के एडक्टर्स और ग्लूटियल मसल्स, एसेसरी मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स अकेला आइसोलेट कर करके हम पेल्विक फ्लोर के हर मसल को ग्रेड करेंगे कैसा है। और जब कोऑर्डिनेशन जब उसकी बेहतर हो जाएगी, जब कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाएगी तो हम पेशेंट को प्रोग्रेस कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ पेल्विक फ्लोर एक्टिविटी एरियल्स की तरफ, लंबर को स्टेबलाइज करेंगे, फिर फंक्शनल एक्टिविटीज़ कराएंगे। तो हमारा प्रोटोकॉल हुआ, मसल्स पे काम किया, इंडिविजुअली कोऑर्डिनेशन पैदा कर ली, फिर उसे डेली लाइफ एक्टिविटीज़, नंबर को स्टेबलाइज करना, फंक्शनल एक्टिविटीज़ की तरफ। एक्सरसाइज और बायो फीडबैक में हमने SEMG यूज़ किया, सरफेस इलेक्ट्रोमायोग्राफी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमने बताया फिर कैसे इसमें विजुअल और ऑडिटरी फीडबैक दोनों होते हैं। और फिर मैनुअल ट्रीटमेंट और मोडालिटीज़ यूज़ की हैं। मैनुअल ट्रीटमेंट किस पे? इंट्रावेजाइनल और इंट्रारेक्टल टेक्निक जो होती हैं वेजाइना के अंदर और इंट्रारेक्टम के अंदर की जो टेक्निक्स होती हैं उनको यूज़ किया पेल्विक फ्लोर सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए। पर्टिकुलरली जो पेल्विक पेन के साथ ये आई थी ना कि पेल्विक पेन है उनको, तो पेल्विक पेन के
लिए, इंट्राडक्टर इंट्रावेजाइनल हो गया, और एडवांस ट्रेनिंग चाहिए होती है एक्सपर्टीज़ इन इंटरनल टेक्निक्स के लिए जो परफॉर्म होती हैं। और ये हमारे पास जो वुमेन हेल्थ के जो स्पेशलिस्ट होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, वो इन टेक्निक्स को परफॉर्म करते होते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हम कट कर देते हैं। ओके, अब हमारे पास जनाब हेपरा मास्टेक्टमी हुई हुई है, एक्सिलरी लिम्फ नोड की ओर से 4+ ग्रेड का एडिमा है स्पिलेटरल ए की आर्म में कंप्रेशन गारमेंट ऑर्डर किया गया है। प्राइमरी रीज़न गारमेंट की क्या है डिक्रीज एडिमा के लिए? तो हमने कहा कंप्रेशन गारमेंट की ये इंपॉर्टेंस होती है कि वो कोई स्लीव हो सकता है, कोई ग्लव हो सकता है, जो कि जेंटल प्रेशर देता है बाजू के ऊपर, आर्म के ऊपर, और सपोर्ट और इम्प्रूव करते हैं लिम्फेटिक फ्लूइड को। ये इतना स्ट्रेच नॉन इलास्टिक बैंडेजेस या लो स्ट्रेच इलास्टिक बैंडेजेस या गारमेंट्स जो होते हैं उनको रेकमेंड किया जाता है, क्योंकि वो रिलेटिवली लो कंप्रेसिव फोर्स वहाँ पे अप्लाई करते हैं। इडेमेटस एक्सट्रीमिटी बहुत टाइट हुआ तो वहाँ तो जनाब ब्लड सप्लाई और आना जानी बंद हो जाएगा। तो कंप्रेशन गारमेंट के क्या फ़ायदे होते हैं? तो ये हमारे पास 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट ये इंक्रीज़ करता है लिम्फेटिक फ्लो को, वहाँ से लिम्फेटिक फ्लूइड मूव करेगा, प्रिवेंट करेगा फ्लूइड अपडेट, साफ ज़ाहिर है जब मूव कर रहा है तो वहाँ पर जमा नहीं होने देगा, सपोर्ट करेगा वेंस को, रिड्यूस करेगा डिस्कम्फर्ट, इंप्रूव करेगा फंक्शन को, और हाई स्ट्रेच सपोर्ट बैंडेजेस इसमें यूज़ होंगी। ठीक है, और फिर हमारे पास आता है डेली यूज़ में आप न्यूमेटिक कंप्रेशन पंप भी यूज़ कर सकते हो। तो लिम्फेटिक फ़्लो की बात करते हैं। सबसे पहले लिम्फेटिक फ़्लो की बात करते हैं। बाय प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल प्रेशर गारमेंट इंकरेज करता है मूवमेंट ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड कि वो वेसल और लिम्फ नोड्स के अंदर वापसी चला जाए, फ्लूइड को जमा नहीं होने देता, इस तरह से एक्सेसिव फ्लूइड बिल्डअप नहीं होने देता टिश्यूज़ के अंदर, सपोर्ट करता है वेंस को एड करता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड बैलेंस के अंदर, रिड्यूस करता है डिस्कम्फर्ट, इंप्रूव करता है फंक्शन को। जब वो मिनिमाइज़ हो जाती है स्वेलिंग कंप्रेशन गारमेंट तो डिस्कम्फर्ट भी खत्म हो जाएगी, दर्द भी खत्म हो जाएगा, वहाँ पे रेंज ऑफ मोशन अच्छी हो जाएगी, रेंज ऑफ मोशन अच्छी होगी, उसका फंक्शन अफेक्टेड आर्म में अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा हायर वर्किंग प्रेशर विद एक्टिव मस्कुलेचर कंट्रैक्शन, मसल्स भी कंट्रैक्ट करेंगे, वो भी मदद देंगे, और आपको कम से कम ज़रूरत पड़ेगी हाई यील्डिंग स्ट्रेच बैंड्स की। तो हाई स्ट्रेच स्पोर्ट बैंडेजेस जो कि हम ए स्ट्रैप्स जैसे के होते हैं, ये रिकमेंडेड नहीं होते लिम्फेडिमा को ट्रीट करने के लिए, हाई स्ट्रेच वाले नहीं होते। डेली यूज़ ऑफ सिक्वेंशियल न्यूमेटिक कंप्रेशन ये भी एडवाइजेबल होता है अर्ली स्टेजेस के अंदर सब्सटेंशियल लिम्फेडिमा के केस में। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हुए। पहले आपने कंप्रेशन गारमेंट को डिफाइन किया जनाब, ये कोई स्लीव और ग्लव होता है जो कि हमारे पास जेंटल कंप्रेशन डाल रहा होता है बाजू के ऊपर और सपोर्ट करते हैं लिम्फेटिक फ्लूइड को। ये नो स्ट्रेच नो इलास्टिक होता है, नॉन इलास्टिक या लो स्ट्रेच होता है, और ये मदद देता है उसके मूवमेंट के लिए। हमने कहा पहली बात है फ्लो को अच्छा करेगा, दूसरा हमने कहा वहाँ पे फ्लूइड को जमा नहीं होने देगा, और वेंस के फंक्शन को भी एड करेगा, और इस तरह से डिस्कम्फर्ट वगैरह जो फंक्शन है, डिस्कम्फर्ट खत्म होगी, उसके रेंज ऑफ मोशन फंक्शन उसका इंप्रूव होगा। फिर हमने स्पोर्ट्स वाले के कहा वो यूज़ नहीं कर सकते, और न्यूमेटिक कंप्रेशन बैंड। तो ये 4 हमने फ़ायदे बता दिए। लिम्फ फ्लो अच्छा होगा, फ्लूइड नहीं होगा, वेंस का फ्लो भी अच्छा होगा, दर्द नहीं होगा, फंक्शन अच्छा होगा। फिर हमने बैंड्स की बात बता दी कि जनाब जो हमारे पास हाई स्ट्रेच बैंड्स है वो यूज़ नहीं हो, न्यूमेटिक कंप्रेशन यूज़ करो, और उसके अलावा हायर वर्किंग प्रेशर विद एक्टिव मस्कुलेचर बिकॉज ऑफ देयर लेस यील्डिंग नेचर देन हाई स्ट्रेच बैंड्स। हाई स्ट्रेच बैंड्स के बजाय एक्टिव मस्कुलेचर से भी ज़्यादा फ़र्क देता है। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को कट करते हैं, विच इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है कि 20 साल की हमारे पास फीमेल आई है विद कंप्लेंट ऑफ लो बैक पेन, ठीक है, और मार्क्ड एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर है, उसका 20 वीक्स प्रेग्नेंट है। उसको कंप्लेन है कि जनाब वो माइल्ड टू स्वेयर उसे एब्डोमिनल पेन है जो इंक्रीज़ करता जा रहा है एक्सर्शन के साथ ना, तो उसका बीपी जो है वो रेज़ किया जा रहा है, और साथ ही साथ लो बैक पेन है। तो हमारे मैनेजमेंट हम लोग कैसे करेंगे? तो मैनेजमेंट में हमारे पास जो टोटल पॉइंट्स है लेटर 9 टोटल पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हमारा वही है कि यार उसकी स्टिफनेस कम करो, उसकी मसल लेंथ और बल्क कम करो, उसकी सर्कुलेशन और डीवीटी को प्रिवेंट करना है। हमने सर्कुलेशन अच्छी करनी है, डीवीटी प्रिवेंट करनी है, प्रोप्रिसेप्शन अच्छी करनी है, पोस्चर अच्छा करना है, उसका बॉडम कम करना है, इन्हांस करना है हमने उसकी रिलैक्सेशन वगैरह को, और प्रिपेयर करना है हमने डिलीवरी के लिए उसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इन्हांस करना है पोस्टमार्टम रिकवरी। अब ये वाला जो सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे भी यही है कि आप उसकी स्टिफनेस कम करो, मसल लेंथ अच्छी करो, सर्कुलेशन अच्छी करो, प्रोप्रिसेप्शन ठीक करो, और उसका पोस्चर ठीक करो, रिलीव करो बॉर्डम को, और रिलैक्सेशन लेके आओ, प्रिपेयर करो डिलीवरी के लिए, और इन्हांस करो पोस्टमार्टम रिकवरी। सेम यही वाली चीज़ ना हमने इसके अंदर भी डाल दी, ठीक है। ये अब उसका यही है कि जनाब उसका बीपी ज़्यादा है तो स्टिफ कम करो, उसको बोर हो रही है, रिलैक्स वगैरह सब कुछ, तो ये सारा रिपीटेड हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसका बी पार्ट आता है, डैट इज़ रिक्वायर्ड टू मैनेज दीज पेशेंट्स। प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए? प्रिकॉशंस जो हमने
हमने कहा कि जनाब नी टू चेस्ट विद बटक्स एलिवेटेड अबव हार्ट लेवल, ठीक है। तो आपने नी टू चेस्ट करानी है और इसमें क्या प्रिकॉशन होगी वो हम देखते हैं। बायलेटरल दोनों टांगों में SLR रेजिंग, फायर हाइड्रेंट एक्सरसाइज, ऑल फोर क्वाड्रुपेड, चारों जो आपके दोनों बाजुओं टांगे, हिप एक्सटेंशन, और नेक्स्ट हमारे पास यूनिलेटरल वेट बेरिंग एक्टिविटीज़। तो ये 5 है, इनमें क्या किया आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है नी टू चेस्ट विद बटक्स अबव हार्ट लेवल। एज एन एयर एम्बोलिज्म ऑल दो रेयर होता है, एयर एम्बोलिज्म ब्लड के अंदर एयर के बबल्स हैं तो रेयर होता है, कैन अकर विद द बटक्स एलिवेटेड एंड यूट्रस मूव सुपेरियरली, ठीक है। बटक्स एलिवेटेड और यूट्रस मूव सुपेरियरली, द प्रेशर जो है वो चेंज करता है एंड कैन कोज एयर टू बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू वेजाइना एंड यूट्रस, और ये एयर आ जाती है वेजाइना और यूट्रस के अंदर, वेयर एज, और वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एंटर हो जाती है ओपन प्लेसेंटल साइड से। कहते हैं वैसे रेयर होता है जब आपका बटक्स एलिवेटेड होती है हार्ट लेवल के ऊपर, तो वेजाइना और यूट्रस के अंदर क्या होती है, जब नी टू चेस्ट हम करते हैं दोनों टांगों को उधर करते हैं तो वेजाइना और यूट्रस के अंदर हवा भर जाती है और ये हवा प्लेसेंटल साइड से एंटर हो जाती है सर्कुलेटरी सिस्टम में। ओके फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है डैट इज़ बायलेटरल स्ट्रेट लेग रेस। बायलेटरल स्ट्रेट लेग रेस में क्या होता है, एक तो हमने इसका बताते थे नी टू चेस्ट में, जब वो दोनों टांगे और बाजू टांगे अपने चेस्ट की तरफ लेके जाएगी तो बटक्स उसकी रेज होंगी और वेजाइना और यूट्रस के थ्रू एयर एंटर हो जाएगी, जो प्लेसेंटल साइड से होते हुए सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एयर एम्बोलिज्म का चांस बढ़ जाएगा। बायलेटरल SLR में क्या होता है, ये एक्सरसाइज जो होती है ये ज़्यादा स्ट्रेस डालती है आपके एब्डोमिनल मसल्स पे। जब आप दोनों टांगे SLR में ले जाते हो तो एब्डोमिनल मसल्स पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा होता है लो, और वो इतना कि लो बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, वो टॉलरेट नहीं कर सकता, इससे आपको बैक इंजरी या डायस्टासिस रेक्टाई हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना होता हमने। फिर हमारे पास फायर हाइड्रेंट आता है। अगर लेग को एलिवेट किया जाए इतना ज़्यादा कि सैक्रोइलिक जॉइंट और जो लंबर वर्टिब्रा है उन दोनों पर इतना स्ट्रेस पड़ना शुरू हो जाए तो एक्सरसाइज जो होती है ये परफॉर्म की जानी चाहिए, उल्टा सेफली परफॉर्म करनी चाहिए, तो ये इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। अगर हिप की एबडक्शन रिमेन रहे विद इन द साइकोलॉजिकल रेंज, फिजियोलॉजिकल रेंज, इट शुड बी avoided by any women who have pre-existing SIJ का प्रॉब्लम और if these symptoms develop। आया उसको SIJ और लंबर वर्टिब्रा पे स्ट्रेस आना शुरू हो जाए, ठीक है, या उसको ऑलरेडी उसको इस तरह में कोई मसला हो, प्री एग्जिस्टिंग SIJ का प्रॉब्लम हो, तो उसे लेग्स इतनी ज़्यादा एलिवेट नहीं करनी चाहिए कि SIJ पे और लंबर वर्टिब्रा दोनों पे प्रेशर आए, तो फायर हाइड्रेंट एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ऑल फॉर क्वाड्रुपेड हिप एक्सटेंशन, इट बिकम्स अनसेफ एंड कैन कोज लो बैक पेन। वही लो बैक पेन दोबारा जब एलिवेट करेंगे हम लेग फिजियोलॉजिकल रेंज से ऊपर एक्सटेंशन करते जाएंगे तो पेल्विक टिल्ट एंटीरियर होता जाएगा और लंबर स्पाइन टू द हाइपर एक्सटेंडेड, और लंबर स्पाइन हमारी हाइपर एक्सटेंड होती जाएगी, पेल्विस एंटीरियर टिल्ट होता जाएगा, टांगे उसकी एक्सटेंशन में चलती जाएंगी तो हमारे पास मसला होता जाएगा। फिर हमारे पास यूनिलेटरल वेट बेरिंग ऑन वन लेग, जिसके अंदर स्लाउच स्टैंडिंग जिसे हम कहते हैं, मेजॉरिटी वेट आपकी एक टांग के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, पेल्विस टिल्ट कर जाती है ऑपोजिट साइड के ऊपर। प्रेगनेंसी के अंदर वैसे SIJ इरिटेशन होने के चांसेस होते हैं, तो इस तरह की मूवमेंट प्रेग्नेंट वूमेन अवॉइड करेगी एक टांग पे वजन लेके ठहरना। यूनिलेटरल वेट बेरिंग कैन ऑल्सो कोज, इसके अलावा बैलेंस प्रॉब्लम कोज कर सकती है और बॉडी वेट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो भी शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी COG ये भी शिफ्ट हो जाएगा। तो यस पेशेंट नीड्स रेफरल, ठीक है, ये हमारा इसका चार्ली पार्ट हो गया। तो हमारे पास सबसे पहला था कि जनाब कैसे करेंगे, तो हमने 9 पॉइंट्स बता दिए थे। हमने कहा स्टिफनेस, मसल की लेंथ, वहाँ पे सर्कुलेशन उसकी, प्रोप्रियोसेप्शन अच्छी, पोस्चर अच्छा, बॉर्डम ख़त्म करो, रिलैक्स करो, उसको कोई एक्टिविटी वगैरह दो, डिलीवरी के लिए तैयार करो, पोस्टमार्टम रिकवरी के लिए कौन सी चीज़ें नहीं करानी, 5 नहीं करानी, नी टू चेस्ट नहीं कराना, बायलेटरल SLR नहीं करना, फायर हाइड्रेंट नहीं करना, ऑल फॉर क्वाड्रुपेड हिप एक्सटेंशन नहीं करना, यूनिलेटरल वेट बेरिंग नहीं करना, रेफरल हाँ उसे रेफर करना पड़ेगा हमें। फिर हमारे पास अगला सवाल आता है, ओके 11th क्वेश्चन कट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डैट इज़ 40 ईयर ओल्ड, हमारे पास मल्टी ग्रेविडा वुमेन आई है, मतलब मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं, उसके बच्चे हैं बड़े, तो कंप्लेन कर रही है जनाब के यूरिनरी लीकेज इन फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स व्हेन एवर शी लिफ्ट्स हैवी वेट। तो जब भी वेट लिफ्ट करती है तो यूरिन लीकेज होता है। पास्ट हिस्ट्री 5 मंथ्स पोस्टमार्टम एंड हैज़ रिसेंटली जॉइंट स्टोर मैनेजर का काम उसने शुरू किया। तो हमने कहा ये स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। जब भी कोई वजन, खांसी करना, कोई भी स्ट्रेस उठाना, स्ट्रेन उठाना एब्डोमिनल मसल्स का, तो क्या होता है एब्डोमिनल मसल्स पुश करते हैं आपके लोअर मसल्स पे, जो पेल्विक मसल्स वीक होते हैं या आपका स्फिंक्टर वीक था, तो जिस वजह से वहाँ से यूरिन जो होती है वो ड्रिप करना स्टार्ट कर देती है, लीकेज वगैरह स्टार्ट हो जाती है।
वेरियस टाइप्स क्या हैं, हमने कहा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया। टाइप 1 माइल्ड होती है, टाइप 2 मॉडरेट और टाइप 3 सीवियर होती है। टाइप 1 को देखते हैं। लीकेज जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, सडन फोर्सफुल एक्टिविटीज़ जैसे स्नीजिंग, कफिंग, इनको करने से आए, जो फोर्सफुल और अचानक करने से आए तो उसे टाइप 1 माइल्ड कहते हैं। टाइप 2 जो हमारे पास मॉडरेट है, दैट इज़ हमारे पास क्या होता है, लीकेज तब होता है जब फोर्सफुल एक्टिविटीज़ करते हो, जैसे सिर्फ खड़ा होना, ठीक है, बैठे हुए से आप ठहर जाओ, खड़े हो जाओ, तो क्या होता है, तो फोर्सफुल इस तरह की एक्टिविटी से लीकेज स्टार्ट हो जाए। पहले तो बहुत ज़ोर का खांसी शांसी गया तब हुआ, अब इतनी सी काम से भी टाइप 2 होता है। टाइप 3 होता है हल्की सी कोई एक्टिविटी की है, जस्ट टर्निंग ओवर इन बेड, आप सिर्फ करवट ही लिए बेड में और लीकेज स्टार्ट हो गई, ये टाइप 3 स्वेयर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। तो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ इसके रिजिम में क्या होंगी, ठीक है। अब जो उसके लिए ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ हमने कहा था, कीगल एक्सरसाइजेज टाइप 1 टाइप 2 कराओगे और कीगल को इंकॉर्पोरेट कराओगे, पेल्विक फ्लोर कराओगे, स्ट्रेंथनिंग कराओगे, फंक्शनल कराओगे, बायोफीडबैक कराओगे, बिहेवियरल ट्रेनिंग कराओगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और साइकोलॉजिकल सपोर्ट कराओगे। अब ये हमारे इसके सारे ट्रीटमेंट हो गए, ठीक है। फिर हमारे पास 13 क्वेश्चन आता है, 12 को हम कैंसिल कर देते हैं। 13 क्वेश्चन हमारे पास आ गया। हमने टाइप 1 टाइप 2 और मॉडरेट माइल्ड ये बता दी, ठीक है। 13 के अंदर हमारे पास एक सिनेरियो है बड़ा, पेशेंट आता है इनवॉलेंट्री लीकेज यूरिन, जब भी वो कफ और स्नीज करती है तो ये भी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो गया। तो इसमें भी हमने वही बताया कि पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम बताओ। पेल्विक फ्लोर के लिए हमने कीगल एक्सरसाइजेस और ये सारी जो पीछे हमने की, उसके अलावा मजीद यहाँ पे कंट्रैक्ट रिलैक्स इंस्ट्रक्ट कर दो वुमेन को, जनाब कि आप ऐसे करो, आप टाइटन करो अपने पेल्विक फ्लोर के मसल्स को और अटैम्प्ट करो, ऐसे कोशिश करो जैसे आप गैस को होल्ड करी हो, ये यूरिन फ्लो को स्टॉप कर रही हो। 3 से 5 सेकंड के लिए इसको होल्ड करो, फिर रिलैक्स करो, सेम लेंथ ऑफ टाइम 3 से 5 के लिए किया तो 3 से 5 पे करोगे, फिर रिपीट करोगे 10 मरतबा, इसको रिपीट करोगे विद प्रॉपर टेक्निक। मैक्सिमाइज प्रोप्रसेप्शन के लिए और मोटर लर्निंग के लिए आप एम्फोसाइज करोगे कि आइसोलेट करोगे, हर एक पेल्विक फ्लोर की अलग-अलग एक्सरसाइज कराओगे ताकि सब मसल्स पे एक साथ जोर ना आए। इन एडिशन आप वेल्सल्वा को वॉच करोगे कि वेल्सल्वा तो नहीं, इफ़ नेसेसरी है वो मूवमेंट काउंट आउट लाउड टू इनकरेज नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न, ताकि वो सांस रोक के ना कर जाए, क्योंकि सांस जब आप रोकते हो ना तो क्या होता है, पेट के अंदर मजीद पेल्विक एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर रेज हो जाता है। तो वल्सल्वा हमने नहीं कराना। इसका तरीका क्या है, उसे बोलो 1 2 3 ऊंचा ऊंचा बोलो, तो इसका मतलब उसका ब्रीथिंग चल रही होगी। इधर 3 से 5 मिनट के लिए अभी आपने की है। तो हमने जैसे टाइप 1 का था, टाइप 1 में हमने 10 सेकंड होल्ड कराया था, 10 सेकंड रिलैक्स कराया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है क्विक कंट्रैक्शन। क्विक कंट्रैक्शन क्या होती है, आप वुमेन को परफॉर्म कराते हैं क्विक रिपीटेड कंट्रैक्शंस ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स और मेंटेन कराते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग रेट, कीपिंग एसेसरी मसल्स रिलैक्स्ड। जल्दी से कंट्रैक्ट, जल्दी से रिलैक्स, 15 से 20 बार करते हो पर सेट। अब हमारे पास एलिवेटर एक्सरसाइज। एलिवेटर एक्सरसाइज इंस्ट्रक्ट करते हो वुमेन कि वो इमेजिन ऐसे करे जैसे वो एलिवेटर के अंदर एलिवेटर के अंदर है। जैसे एलिवेटर ऊपर जाता है फ्रॉम वन फ्लोर टू द नेक्स्ट, तो वो कंट्रैक्ट करेगी पेल्विक फ्लोर मसल्स को थोड़ा सा ज़्यादा और ज़्यादा, और एज स्ट्रेंथ एंड अवेयरनेस इंप्रूव हो जाती है, ऐड मोर फ्लोर्स टू द सीक्वेंस ऑफ कंट्रैक्शन, तो सीक्वेंसेस बढ़ाते जाओ कंट्रैक्शन के। अनदर वे टू इंक्रीज डिफिकल्टी, उसको मजीद इसमें आपने लेवल बढ़ाना है, चैलेंजिंग बनाना है, तो आप उसे कहते हो कि रिलैक्स द मसल्स ग्रेजुअली। अब रिलैक्स करो एज एफ एलिवेटर नीचे डिसेंड कर रहा है, तो वो रिलैक्स करते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। ये कंपोनेंट जो है पर ये इसेंट्रिक कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो एलिवेटर एक्सरसाइज हो गई। फिर पेल्विक फ्लोर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, इसमें हम इंस्ट्रक्ट करते हैं वुमेन को कि वो कंट्रैक्ट करे पेल्विक फ्लोर को एज इन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और अलाउ करे टोटल वॉलंटरी रिलीज एंड रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक फ्लोर। इंस्ट्रक्ट करते हो वुमेन को, जनाब कंट्रैक्ट करो पेल्विक फ्लोर को और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की तरफ जाओ, और फिर अलाउ करते हैं कि अब तुम रिलैक्स हो जाओ, रिलीज कर दो पेल्विक फ्लोर को। यूज़ ऑफ एलिवेटर इमेजिनरी एम्फसाइज, यही एम्फसाइज एलिवेटर टेक्निक, और जैसे बेसमेंट की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो रिलैक्स करते जाओ। पेल्विक फ्लोर रिलैक्सेशन क्लोजली लिंक होती है कि आप ब्रीथिंग किस तरह की कर रहे हो, आपकी इफेक्टिव ब्रीथिंग के साथ बहुत ज़्यादा लिंक होता है। रिलैक्सेशन ऑफ द फेशियल मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। वुमेन को आप कंसनट्रेट करवाते हो, स्लो आहिस्ता डीप ब्रेथ, और अलाउ करते हो पेल्विक फ्लोर के वो कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाए। क्रॉनिक, अगर किसी पेशेंट के अंदर क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी है टू रिलैक्स पेल्विक फ्लोर मसल्स, तो उसमें काफ़ी इंपेयरमेंट्स आ सकते हैं, जैसे हाइपरटोनस या पेन विद इंटरकोस्ट या वॉइडिंग डिस्फंक्शन। अगर बहुत ज़्यादा टाइट मसल्स हैं तो इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि अगर हमारे पास जो पेशेंट है पड़ा वो प्रेजेंट करता है इन सिम्टम्स के साथ, तो उसका रेस्ट टाइम जो है पड़ा बिटवीन पेल्विक फ्लोर कंट्रैक्शन सेट्स आप बढ़ा दो, मतलब गैप करा दो, पेसिंग एक्टिविटी जैसे होती है वैसे करा दो। सब मैक्सिमल कंट्रैक्शन करवाओ ताकि उसकी पहले अवेयरनेस और टेंशन वर्सेज रिलैक्सेशन ये पता चले, ओके यार ये कंट्रैक्शन होती है, ये रिलैक्सेशन होती है, पहले उसे फ़र्क समझाना होता है। यूजेस ऑफ सर्विसेज EMG फॉर मसल री एजुकेशन इज इनवैल्यूएबल विद दीज इम्पेयरमेंट्स फॉर इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड
होल्डिंग पैटर्न्स, पेन इनहिबिशन एंड रेस्टिंग टोन। तो हमने क्या करना है, EMG सरफेस EMG को यूज़ करना है मसल री एजुकेशन के लिए। ये इस पर जितना एम्फोसाइज़ किया जाए ये कम है कि EMG कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अवेयरनेस और होल्डिंग पैटर्न्स इन सब के लिए ना। तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट हो गई। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एक सिनेरियो आया, उसमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का पेशेंट थी। तो हमने कहा कि हम कैसे करेंगे। तो हमने कहा जैसे कीगल एक्सरसाइजेज टाइप 1 टाइप 2 होती हैं। पहले ये क्या, आपने 10 सेकंड कंट्रैक्ट 10 सेकंड रिलैक्स करना, यहाँ 3 से 5 के लिए आपने कंट्रैक्ट किया, फिर रिलैक्स किया और 10 मरतबा किया। इससे हम मोटर लर्निंग वगैरह ये चीज़ें अच्छी होती हैं। वल्सल्वा को अवॉइड करने के लिए उसे को ऊंची ऊंची काउंटिंग करे। क्विक कंट्रैक्शन में कंट्रैक्ट किया रिलीज़ किया, कंट्रैक्ट किया रिलीज़ किया, 15 से 20 सेट्स, 15 से 20 बार एक सेट में परफॉर्म करोगे। एलिवेटेड एक्सरसाइज ऊपर जा रहा है तो कंट्रैक्ट करो, उसका चैलेंज बढ़ाना, नीचे आ रहा है तो बेसमेंट की तरफ जा रही है तो रिलैक्स करो। मैक्सिमम रिलैक्सेशन में हम क्या करते हैं, इफेक्टिव ब्रीथिंग को ले आते हैं और उससे कंसंट्रेट कराते हैं, स्लो डीप ब्रीथिंग, पेल्विक फ्लोर। और जिन लोगों को मसला होता है, उनके बहुत ज़्यादा हाइपरटोनस होता है, उन्हें पेन विद इंटरकॉस्ट वॉइडिंग डिस्फंक्शन होता है, तो क्रॉनिक इनेबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। तो इसका हमारे पास हल ये है कि पहले उसको सिखाओ जनाब कंट्रैक्ट क्या होता है, रिलैक्स क्या होता है, पहले उसे सब मैक्सिमल कंट्रैक्शन कराओ। और सरफेस EMG भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी यूज़ कर सकते हैं उसकी पेन इनहिबिशन के लिए, टोन के लिए और होल्डिंग पैटर्न्स के लिए। ठीक है, 13 क्वेश्चन हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हम लोग करते हैं डेट इज़ 14। तो 14 में हमारे पास ये है कि जनाब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, उसकी टाइप्स पूछी हुई है। तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वही इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन होती है। क्यों होती है जनाब, इसमें हमारे पास स्फिंक्टर का मसला होता है। अब ये एक्यूट और परसिस्टेंट हो सकते हैं। परसिस्टेंट स्ट्रोक डिमेंशिया की वजह से एक्यूट होता है। ट्रांजिट कॉजेज जैसे सिस्टाइटिस की वजह से टाइप्स हमारे पास 4 हैं। हमने कहा स्ट्रेस होती है, अर्ज होती है, ओवरफ्लो होती है और फंक्शनल होती है। ठीक है, तो इसमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और अर्ज, उसने कहा कोई से दो की एक्सप्लेन कर दो। स्ट्रेस हमने बताया कि इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर रेज करते हैं जब आप खांसी करते हो, कोई भी एक्टिविटी ओबेसिटी की वजह से। पेल्विक फ्लोर मस्कुलेचर नीचे से वीक होता है, स्फिंक्टर वीक होता है जैसे पोस्टमार्टम मेनोपॉज और डैमेज टू पेनिटल नर्व। अर्ज इनकॉन्टिनेंस ये होता है कि ब्लैडर पहले ही कंट्रैक्ट करना शुरू कर जाता है। यूरिन जो लीक होना स्टार्ट हो जाती है, ब्लैडर की फुलनेस बाद में जाके आपको पता चलता है ओके ब्लैडर फिल है। इतनी देर में आप वॉशरूम टॉयलेट की तरफ जाते हो तो वो आपको देर हो चुकी होती है। ठीक है, डेट्रोसम इंस्टेबिलिटी और हाइपररिफ्लेक्सिया, स्ट्रोक वगैरह और सेंसरी इम्पेलेंट, डिले वॉइनिंग टू रीच टॉयलेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 हमारा रिपीटेड था, ये हमने कर लिया। फिजियोलॉजिकल चेंजेस रिलेटेड टू प्रेगनेंसी क्या होते हैं। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस रिलेटेड टू प्रेगनेंसी इन सीवियस पूछा हुआ है इसने हमसे। ठीक है, तो हम सीवियस रेस्पिरेटरी पूछा हुआ है तो हम इसके अंदर करेंगे। तो ए पार्ट में सीवियस और यहाँ बी पार्ट में इसने रेस्पिरेटरी पूछा हुआ है। तो ए पार्ट हम लोग सबसे पहले करते हैं। तो ए पार्ट में हमारे पास है बरा जनाब